ये कहानी साक्षी नाम की एक शादीशुदा महिला की है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग एक नया घर देखने जा रहे थे। मेरे पति बैंक की नौकरी करते थे और मैं एक हाउसवाइफ थी। करीब करीब हमने 12 साल पैसे जोड़े थे इसी दिन के लिए। रश्मि तो इतनी खुश थी कि आज वो स्कूल ही नहीं गई। सब कुछ मानो एक सपने से कम ना था। हम सब लोगों ने नए कपड़े पहने हुए थे। मैंने तो रवि की फेवरेट साड़ी तक पहनी हुई थी और रश्मि तो पूरी गुड़िया ही लग रही थी। हम सब अपनी कार में बैठ गए। आज मेरे मन में एक नई उमंग सी थी, जैसा मानो एक नई दुल्हन के मन में हो। आज का सफर काफी सुहाना लग रहा था। हम लोग थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद दिए गए पते के पास पहुंचे। वहां एक आदमी खड़ा था। दिखने में वो एक कॉन्ट्रैक्टर जैसा लग रहा था। उसने सफेद कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और एक धारीदार पैंट। चेहरे पर उसके झुर्रियां थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे। वो आदमी हमको देखकर खुश हो गया। जब वो मुस्कुराया तो उसके सामने के सोने के दांत साफ साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी ने मेरे पति से थोड़ी देर तक बातें की और हमें कहीं और ले जाने लगा। उसकी गाड़ी आगे आगे और हमारी गाड़ी पीछे पीछे। हम लोग अब एक कच्चे रास्ते के ऊपर से जा रहे थे जिससे काफी धूल भी उड़ रही थी। करीब करीब 5 मिनट के बाद हम लोग एक नई जगह पहुंच गए। मैंने मन ही मन कहा, ये कैसी जगह है? वहां एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी और आसपास एक बड़ा सा पार्क था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत सालों से कोई आया गया नहीं हो। रश्मि भी अब काफी चुपचाप थी। आखिर मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया, ये कैसी जगह है? तो उस आदमी ने बताया, मैडम जी, ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है। ये जब 2019 में बनी थी तब से इस पर एक कोर्ट केस था, लेकिन अब वो कोर्ट केस हम जीत गए हैं और अब सब ठीक है। सब ठीक हो गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उस बिल्डिंग में 6 मंजिल थे और 5वें मंजिल पर हमारा घर था। हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे तो मैंने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर कुछ देखा। मेरे पति और वो आदमी आगे निकल गए तो मैं थोड़ी देर वहां पर रुक सी गई। उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था। जब मैंने पास जाके देखा तो वहां छोटे छोटे अक्षरों से 1967 लिखा हुआ था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा था। जब मैं और रश्मि के साथ फ्लैट के अंदर पहुंची तो मैं उसे देख के चौंक गई। घर अंदर से काफी नया और सुंदर था। घर की दीवारों पर नया पेंट लगा हुआ था। घर वाकई में नया नया ऐसा लग रहा था। पर मैंने सोचा कि शायद इस आदमी ने 2-3 दिन पहले ही पेंट करवाया हो। जब वो और मेरे पति बात कर रहे थे तो घर में आवाज गूंज रही थी। मैंने अपने पति को इशारों में मना कर दिया, पर ना जाने मेरे पति पर उस आदमी ने क्या जादू कर दिया था। मेरे पति मुझे ही उल्टा समझाने लगे, अरे साक्षी, करोड़ों की संपत्ति लाखों में मिल रही है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो आदमी सामने ही खड़ा था, इसलिए मैंने खुल के कुछ नहीं बोला। पर मेरे हाव भाव से दोनों समझ गए थे कि मुझे ये फ्लैट पसंद नहीं था। तभी उस आदमी ने मुझे समझाया, अरे बहन जी, अगर आप लोग ने इस फ्लैट को 12 दिन में बुक नहीं किया तो ये 32 लाख से 36 लाख हो जाएगा। हमें दोष मत दीजिएगा। अरे बहुत डिमांड है इन फ्लैटों की। ये बात सच थी कि अब हमें
अपना घर जल्द से जल्द चाहिए था और इस शहर में 35 लाख के नीचे कोई फ्लैट नहीं था। थोड़ी देर बाद हम सब नीचे आ गए। वहाँ एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। वो हमारी तरफ कुछ मांगने आ रहा था, पर अचानक बीच में ही रुक गया, मानो उसे किसी चीज से डर लगा हो, और वो वापस भागने लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये जगह कुछ ठीक सी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी गाड़ी में किसी दूसरे फ्लैट की तरफ निकल गया और हम अपने किराए के मकान में वापस जाने लगे। मैं सारे रास्ते रवि से झगड़ा करती रही। रवि भी उदास हो गया था। हम खा पी कर सोने की तैयारी करने लगे। रश्मि को मैंने दूध पिलाया और अपने सीने से लगाकर सोने लगी। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक रश्मि के पापा रश्मि को स्कूल से घर ले आए। मैंने चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि रश्मि की मैडम ने फ़ोन किया था। रश्मि की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। मैं ये सुनते ही बहुत घबरा सी गई। इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने रश्मि के सर पर हाथ दिया तो उसको हल्का बुखार भी था। मैंने उसके कपड़े बदल दिए और उसके माथे पर पट्टी कर दी। शाम हो गई, पर तब भी उसका बुखार ज्यों का त्यों था। तो मैं रोने लगी। इसे देख रवि ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है, ये एक मामूली बुखार है। जब मैं नहीं मानी तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने लगे। रास्ते में कम भीड़ भाड़ थी, लेकिन थोड़े आगे जाके हमारी गाड़ी एक जाम में फंस गई। मैंने अपनी तरफ का कांच नीचे कर दिया और दुख भरी नजरों से बाहर देखने लगी। तभी दूर से एक भिखारी सारी गाड़ियों के शीशों पर नॉक कर रहा था और कुछ पैसे मांग रहा था। जब वो हमारी गाड़ी के पास आया तो मुझे देखकर वो डर सा गया और भागने लगा। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा और पीछे से आवाज दी, भैया भैया आप क्यों भाग रहे हो? वो दूर जाके रुक गया और पीछे मुड़ के देखने लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही भिखारी है जो उस दिन फ्लैट के नीचे खड़ा था। मैंने गाड़ी के अंदर से ही उसे जोरों से आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे समंदर में कोई सुई। इतने में जाम खत्म हो गया और हमारी गाड़ी आगे चलने लगी। लेकिन मेरे मन में अभी एक साथ कई सारे सवाल चल रहे थे। मुझे बस रोना आ रहा था। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने भी रश्मि को देख के हैरानी से कहा, अरे ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, शायद कुछ पैनिक अटैक हुआ होगा। उन्होंने इतना कहते ही कुछ मेडिसिन लिख दी। हम लोग अब वापस आ रहे थे। मैंने कार की खिड़की पर अपना हाथ रखा हुआ था और सारे रास्ते यही सोच सोच के आ रही थी, वो भिखारी मुझे बार बार देख के भागता क्यों है। रात हो गई थी। अब रश्मि का बुखार कम होने लगा था। रवि खाना खा के उदास मन से सोने लगा। मैंने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन मानो मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने 2 गिलास पानी पिया और भारी मन से मैं भी सोने लगी। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई, पर मुझे ऐसा लगने लगा कोई चीज मेरे पाँव को छू रही है। तो मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं एक अंधेरे जंगल में पड़ी हुई थी। मैं घबरा के इधर उधर भागने लगी। मैंने बहुत जोरों से अपने पति का नाम पुकारा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंची। थोड़ी दूर पर मुझे कुछ धुआं धुआं सा उठता दिखाई दिया।
मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा वहाँ एक पार्क था। उसमें बहुत सारे झूले लगे हुए थे। सामने एक सुंदर सी बिल्डिंग थी जिसमें 6 माले थे। सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा था। तभी 5वें माले से एक औरत निकलती है और उसने एक बच्ची को अपने हाथों में ऐसे पकड़ा हुआ था मानो उसने जबरदस्ती उसको रखा हो। मैंने जब ध्यान से देखा तो वो मैं ही थी और रश्मि उसके हाथ में थी। उसने रश्मि को बड़ी बेरहमी से नीचे फेंक दिया। रश्मि नीचे गिरते ही तड़पने लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैं रोते हुए रश्मि की तरफ भागने लगी, पर मुझे पीछे से एक आदमी ने खींच लिया। मैं जमीन पर गिर गई। मैंने जब पलट के उसे देखा तो ये आदमी वही भिखारी था। मेरी चीख निकल गई। उसने मेरा मुंह जोरों से दबा दिया और कहने लगा, अगर अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो इस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना अगले जन्म में भी तुम्हारी बच्ची के ऊपर यही काल चक्र आता रहेगा। और तभी उस बिल्डिंग में आग लगने लगी और वो आग हम दोनों के ऊपर गिरने लगी। मेरा सारा बदन धू धू कर जलने लगा। मेरा बदन जल जल के राख हो गया। पर अब मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे कोमल कोमल चीजें महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ इधर उधर फहराया तो मैंने देखा मैं बिस्तर में हूँ। मेरे पति और बेटी अब भी बिस्तर पर थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो देखा वो एक सपना था। मैंने हल्की लाइट जलाकर घड़ी पर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने वॉशरूम जाके अपना चेहरा धोया और टॉवल को सुखाने के लिए बालकनी चली गई। मैं टॉवल को सुखा ही रही थी तो मेरी नज़र रास्ते पे पड़ी। वहाँ पे अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। वो सीधा सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैं थोड़ी घबरा सी गई, लेकिन जब मैंने फिर से देखा, ये वही आदमी था, वही भिखारी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो मुझे देख के पीछे भागने लगा। मेरी अंधेरे में हिम्मत नहीं हुई उसे पुकारने की। सुबह होते ही मैंने अपने पति को ये सारी बातें बता दी, पर ना जाने क्यों मेरे पति को वही फ्लैट लेना था। जब 2 दिनों तक मैंने रवि से बात नहीं की, तब जाके रवि ने उस फ्लैट का ख्याल छोड़ दिया। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक दूसरा फ्लैट मिला जिसमें हम लोग शिफ्ट भी हो गए थे। उस दिन के बाद हमारा जीवन सामान्य चलने लगा और वो भिखारी मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया।